1800 से ज़्यादा कहानियाँ आपको सुना चुका हूँ, लेकिन कल शाम से आज तक और कल रात भी देर तक, फिर आज सुबह मैंने खुद एक कहानी सुनी, एक शख्स की ज़ुबानी। 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड की वो कहानी है। 1 hours 21 minutes and 46 सेकंड। पहले वो 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड तक की अपनी कहानी सुनाता और फिर 23 पन्नों में अपनी कहानी लिखता भी है। फ़र्क ये है उसकी और मेरी कहानी में कि मैं कहानी आपको डेली सुनाता हूँ, ये उसकी पहली और आखिरी कहानी थी। उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी लिखी और फिर आखिर में हर एक को अलविदा कहता है, सुनने वाले को शुक्रिया कहता है और ये भी कहता है कि आप सब जो सुन देख रहे हैं आपका कल्याण हो, और फिर थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो मौत को गले लगा लेता है। अतुल सुभाष 34 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी बेंगलुरु में एक कमरे के अंदर पंखे से झूलती जब लाश मिली, उसकी मौत हुई, उसके बाद से पूरे देश में चर्चा है। चर्चा अतुल के नाम की नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि एक पति की मौत और उस मौत के बाद उठता शोर। जो 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का वीडियो और जो 23 पन्नों की पूरी कहानी है, उस कहानी में सब कुछ लिखने के बाद वो खुद कहता भी है कि ये मेरी कहानी है। आखिर में अपने 12 ख्वाहिशों को बताता है, 12 इच्छा, कि ये मेरी आखिरी लास्ट विशेज़ हैं, जो पूरी हो जाए तो अच्छा है। और इन 12 इच्छाओं में, 12 ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ऐसी है जो हमारे देश के कानून के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा या थप्पड़ भी कह सकते हैं। वो कहता है कि अगर अदालत जब तक मुझे इंसाफ न दे तो मेरी अस्थियों को बहाई न जाए, और अगर अदालत इंसाफ देने में मुझे नाकाम हो जाए तो फिर उसी अदालत के बाहर किसी गटर में मेरी अस्थियों को बहा दी जाए। इस देश में ना मालूम कितने ही लोगों ने मौत को गले लगाया, अपनी जान दी, लेकिन मरने से पहले किसी शख्स ने न शायद ऐसी अपनी कोई कहानी लिखी, न ऐसा वीडियो बनाया, और न ही ऐसी बातें कही। क्यों किया ऐसा अतुल सुभाष ने? मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि जान देना किसी मसले का हल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, बहुत कीमती है। मसले का हल हो सकता है, यही हम समझाते आए हैं, यही हमें भी समझाया गया। फिर अतुल ने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे लोगों के जब मेल आए आप लोगों के, तो कल से ही फिर मुझे लगा कि इस सच को टटोलना चाहिए। तो पहले पूरी कहानी, इसके बाद इस सिस्टम की कहानी, अदालत की कहानी, कानून की कहानी, तारीखों के नाम पर लंबे लंबे जो वक्त लेते हैं और उसके चाबुक से कैसे इंसाफ को लहूलुहान किया जाता है, उसकी कहानी। कहानी पति पत्नी के रिश्तों की कहानी, विवादों की कहानी, दहेज की कहानी, तलाक की, और कहानी पति पत्नी के जब मामले मुकदमे अदालतों में पहुंचते हैं घर की दहलीज लांघ कर, तो फिर इंसाफ के नाम पर क्या खेल होता है। ये पूरी कहानी मैं नहीं, खुद 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड में अतुल सुभाष बता कर गया है। मैं तो सिर्फ आप तक अब पहुंचा रहा हूँ। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अतुल पढ़ने लिखने में ठीक था। उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। धीरे धीरे वक्त बीता, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने महारत हासिल की, और फिर बेंगलुरु पहुंच गया और वहाँ उसे एक नौकरी मिल गई। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी 2019 में अप्रैल के महीने में उसकी शादी हो जाती है, और ये शादी एक मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों लड़का लड़की मिलते हैं। अतुल के घर वालों को लड़की पसंद आती है, लड़की के घर वालों को अतुल पसंद आता है, और 26 अप्रैल 2019 को अतुल और उसकी पत्नी निकिता, इन दोनों की शादी हो जाती है। निकिता ने भी कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की, लेकिन कुछ और आगे नहीं कर पाई। वो एक कॉल सेंटर में कुछ दिनों के लिए काम भी किया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, दोनों परिवार खुश। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंच जाते हैं बेंगलुरु, जहाँ पे आशियाना था अतुल का। अब वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। पहला साल बहुत खूबसूरत गुजरता है। दोनों को एक बेटा होता है, लेकिन बेटा होने से पहले ही कुछ चीज़ें अब परिवार में आनी शुरू हो गई थी। पति पत्नी के बीच में अब नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि हर पति पत्नी के बीच में थोड़े मोड़े झगड़े होते हैं, लेकिन ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि फिर वो फ़ौरन सुलह भी हो जाती है। हम सब, आप लोग इससे दो चार हैं कि एक मनमुटाव भाई बहन माँ बाप सबसे होता है कई बार, लेकिन फिर वैसे ही अच्छे रिश्ते शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस घर में ऐसा नहीं था। जो पूरी कहानी है, उस कहानी के हिसाब से अतुल के अचानक जब वो
बेटे का बाप बना उसके बाद इस परिवार में पहली बार पति पत्नी के बीच में जो दरार शुरू हुई, उसके हिसाब से वो निकिता की माँ, उनके दखल से जब वो अपनी बेटी के पास बेंगलुरु आती हैं और बेंगलुरु आने के बाद अब वो अपनी बेटी से बात करनी शुरू करती है, उसे सलाह मशवरा देना शुरू करती हैं और फिर वहीं से पति पत्नी के बीच खटास शुरू होती है। फिर माँ और बेटी मिलकर अपने भाई के लिए पैसे की डिमांड करती हैं। अलग अलग 2 किस्तों में, बल्कि 3 किस्तों में अतुल अपने साले को पहले 3 लाख, फिर 14 लाख, फिर 3 लाख करके पैसे भी देता है। उसके बाद फिर 50 लाख की डिमांड होती है। वो कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तब वो लोग भड़क जाते हैं और ये अपने दिए हुए पैसे अतुल अब वापस मांगता है। रिश्ते और बिगड़ते हैं। इसी के बाद कोरोना आ जाता है। अब कोरोना काल में अचानक जब ये पैसों को लेकर रिश्ते ख़राब हुए तो निकिता अपनी माँ और अपने बच्चों को लेकर बेंगलुरु से जौनपुर वापस पहुँच जाती है और अब वो पति से अलग हो जाती। पति को धमकाती है कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद जौनपुर की अदालत में एक पहला मुकदमा शुरू होता है 2 साल पहले। निकिता और उसके घर वाले अतुल के खिलाफ दहेज, उसके ऊपर वायलेंस, अननेचुरल सेक्स, इवन निकिता के अपने फादर के मर्डर का मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं। अब मर्डर 302 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 498A डॉरी का केस। अब एक साथ धीरे धीरे 9 केस अतुल और उसके बुजुर्ग माँ बाप और भाई पर। अब अतुल बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है। केस है जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। जब भी सम्मान आता है 1 तारीख पे जाने के लिए बेंगलुरु से करीब 2 दिन तो खर्च होता। 2 दिन आना जाना, पैसा, रुकना, ठहरना। 2 सालों में 120 तारीखें पड़ी अदालत में। इन 120 तारीखों में से 40 बार बेंगलुरु से अतुल जौनपुर पहुंचा। बाकी कई बार 40 बार तो पहुंचा जहां सुनवाई हो। इस 40 बार के अलावा उन 120 मामलों में जब तारीखें पड़ी थी, ये जब अदालत पहुंचा तो पता चला कभी वकीलों का हड़ताल है, कभी किसी वकील की मौत हो गई तो शोक सभा है, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी जज साहब का तबादला हो गया, अब नए जज साहब आएंगे, नई जज साहब आएंगी। बैरंग लौटना था, लेकिन आना जाना वक्त। साल की 23 छुट्टियां मिलती थी अतुल को और 23 छुट्टियों के साथ 2 साल में 120 तारीख। कोई भी दफ्तर आपको यूं तो जाने देगा नहीं। 1 साल की 23 तारीखें और 1 साल में कम से कम अगर 120 के हिसाब से 60 बार आपको जौनपुर पहुंचना है। ये छुट्टियां कहाँ मिलेगी? वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है छुट्टियां कैसे मिलती हैं। हर तरह से परेशान। अब ऊपर से एक सबसे खतरनाक मुकदमा 302 का, जो निकिता और उसके माँ ने लगाया, बाप की ही मौत का। और उसमें इल्ज़ाम ये था कि दहेज के लिए अतुल ने एक बार 10 लाख रुपए मांगे और उस 10 लाख की डिमांड को सुनकर निकिता के फादर सदमे में चले गए और उनकी मौत हो गई। ये FIR में लिखा गया। अब 302, क्योंकि मौत की वजह यह है कि वो अगर दहेज ना मांगता तो उनको सदमा ना लगता और हार्ट अटैक नहीं होता, मरते नहीं। अब मरता क्या ना करता, भागा, अदालत में पहुंचा, दलील शुरू हुई, बहस शुरू हुई। तो फिर पता चला उसी क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसी कोर्ट में निकिता खुद अपने मुंह से कहती है कि नहीं, मेरे फादर का इलाज चल रहा था पिछले 10 सालों से दिल्ली के अस्पताल में। उन्हें वो दिल के मरीज़ थे, डायबिटिक था और भी चीज़ें थी। तो मौत उस 10 पुराने लंबे साल की बीमारी की वजह से हुई थी, ना कि उस जो इल्ज़ाम लगाया था। तो अदालत ने भी कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, 302 हटा। लेकिन बाकी मुकदमे चल रहे थे। फिर परेशान करना था अतुल के हिसाब से। तो उसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंच जाती है निकिता की फैमिली और कहती है कि बहुत वक्त लग रहा है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला दे दीजिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीखें जल्दी जल्दी आती हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में 9 केस थे, उनमें से 1 केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पे भी पेशकार और बाकी लोगों को पैसे देकर ये हुआ कि भैया हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन एक तारीख दे दो। अब अतुल बेंगलुरु से 1 तारीख पर आता, वापस बेंगलुरु पहुंचता, तब तक अगले दिन उसके पास दूसरा संबंध की नेक्स्ट डेट आपका 2 दिन बाद का है। अब 1 कदम बेंगलुरु में, 1 कदम जौनपुर पर। और ये सोचिए कि महीने में 8 बार अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है। वो नौकरी करेगा, पैसे बचाएगा, ये सब करेगा। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके बाद उसके बुजुर्ग माँ बाप पे भी ये सारे केस डाल दिए गए, मारपीट के, दहेज के। अब माँ बाप भी बिहार से चक्कर काट रहे हैं जौनपुर के। अब यहाँ पे कानून का भी मजाक देखिए कि पति पत्नी रह रहे हैं बेंगलुरु में। इल्ज़ाम है कि बेंगलुरु में टॉर्चर किया गया, इल्ज़ाम है कि बेंगलुरु में मारपीट की गई, इल्ज़ाम है कि बेंगलुरु में रहकर उससे दहेज के पैसे मांगे गए। लेकिन मुकदमा जाकर जौनपुर में दर्ज कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर बेंगलुरु में होगा तो यही कोर्ट है, वो कभी भी पेशी हो जाएगी।
लेकिन जौनपुर आना जाना ये अपने आप में एक हैरेसमेंट है। ये सब कुछ भी हुआ, अदालतों ने भी आंखों पे तो पट्टी बांधी, हालांकि अब खोल दी गई है, लेकिन इंसाफ की देवी अभी भी पूरी तरह से उनको दिखाई नहीं देती है। तो ये चलता रहा अदालतों में सिलसिला। इधर 2 महीने का जब बेटा था तभी लेकर निकिता पहुंच गई थी जौनपुर। उसके बाद अगले 2 सालों तक उसने अपने उस बेटे को उसके बाप से कभी नहीं मिलाया। यहाँ तक कि जब अदालत में पेशी होती तो कभी वो अपने साथ अपने बेटे को लेकर नहीं आती। अब इसके बाद यहीं अदालत में एक दूसरा एक खेल शुरू हो गया। खेल ये शुरू हुआ कि जिस फैमिली कोर्ट में ये मैटर था, उस फैमिली कोर्ट की एक महिला जज थी और उन जज ने अतुल को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी उसके इस वीडियो और उसकी मौत की कहानी की आखिरी कहानी के हिसाब से। उन जज साहिबा का नाम है रीता कौशिक। ये फैमिली कोर्ट की जज है, प्रिंसिपल जज। और इनके एक पेशकार है जो कोर्ट में आपने देखा होगा, जब अदालत में जज वज बैठता है तो एक पेशकार बैठता है जो नीचे बैठता है, पर्ची से लेके बाकी चीज़ें या तारीखें वही सब नोट करता है, नाधव। तो जो अतुल ने अपने मौत से पहले के आखिरी पन्ने लिखे हैं, उसमें 5 नाम उसने लिखा है कि उसके मरने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। कमाल देखिए कि पहला नाम उसकी पत्नी या सास या साले किसी का नहीं है। पहला नाम है उस जौनपुर की फैमिली कोर्ट की महिला जज रीता कौशिक का। दूसरा नाम है दूसरे नंबर पर अतुल की अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया का। तीसरा नाम है अतुल की सास निशा सिंघानिया का। चौथा नाम है साले अनुराग सिंघानिया का। और 5वां नाम है चाचा सुशील सिंघानिया का। ये 5 नाम है और उसके बाद एक लाइन में अलग है कि एक छठा शख्स भी जिम्मेदार है और वो है जज रीता कौशिक का पेशकार माधव। अब अपनी वीडियो और कहानी में अतुल बताता है कि कैसे उसने देखा कोर्ट के अंदर जज साहिबा की नज़रों के सामने उनका पेशकार रिश्वत ले रहा है। रकम 50 रुपये से शुरू होती है। कोई आता है, किसी को तारीख देनी है, किसी की तारीख कैंसिल करनी, नई तारीख लगवानी है, 50 रुपये लेता है, जेब में रखता है, ऊपर जज साहिबा देख रही हैं, आंखें बंद हैं। लेकिन अगर सही आसामी मिल गया, अतुल जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यही लाइन उन्होंने अपने वीडियो में यूज़ किया अपने लिए, तो फिर वो 50 रुपये नहीं 500 1000 रुपये। उसके बाद फिर ये होता है कि हमारी ये तारीख हमारे हिसाब से कर दो। इसका फ़ायदा उठाते हैं। कई बार कुछ बहाना, सब कुछ है, सारे लोग मौजूद हैं, तो भी ये होता है कि अगली तारीख दे दीजिए, हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, और जज साहब अगली तारीख दे देती हैं। इसीलिए हमारे देश में करीब 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। पैसे देकर तारीखें बढ़वा लो, पैसे देकर तारीख अपने हिसाब से करा लो, पैसे देकर जिस दिन सुनवाई उसको टलवा दो, ये सारी चीज़ें हैं। अब सोचिए कि जो लोग दूर दूर से उस कोर्ट के संबंध पर पेशी के लिए आते हैं, उनका क्या होता है? उनका तो पूरा एक दिन, अगर उसी शहर में है तो भी पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे यही पता नहीं चलता है कि हमारा केस किस नंबर पर लिस्टेड है। कोर्ट खुलने का टाइम 10 बजे, वो बेचारे 10 बजे पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि नहीं, लंच के बाद है, लंच से पहले नहीं मालूम। खड़े रहना आपको जब तक कोर्ट चालू है। अब जो बाहर से आते हैं उनकी क्या हालत। तो इन 2 सालों में लगभग अतुल को इन चीज़ों ने तोड़ कर रख दिया। और जो सबसे ज़्यादा सदमा तब लगा जब उसकी बिना किसी सुनवाई के, उसके हिसाब से उनकी जज साहिबा रीता कौशिक ने एक दिन एक फ़ैसला सुनाया कि जब तक तुम मियाँ बीवी के तलाक का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक तुम मेंटेनेंस के नाम पर, हर्जाने के तौर पर, खर्चे के तौर पर अपनी पत्नी निकिता को हर महीने 80,000 रुपये दोगे। 80,000 रुपये जौनपुर जैसी जगहों पर फिर भी ठीक है, लेकिन उस 80 में से 40,000 रुपये उस बच्चे के लिए, उस वक्त जिसकी उम्र सिर्फ 2 महीने थी। 2 महीने के बच्चे पर 40,000 रुपये का खर्च। देश की कोई और अदालत में ऐसे इतनी रकम का फैसला नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी ये फैसला सुनाया गया। अतुल ने फिर भी दिया, बट उसने फिर कहा कि ये हर्जाने की रकम की कोई लिमिट नहीं है। वो कह देगी कि अब हम, वक्त बीत रहा है, महंगाई आ गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटा बड़ा हो रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये 80,000 कल को 1 होगा, फिर 1.5, 2, 3, फिर वो ऊपर के कोर्ट में जाएगी। तो अतुल ने कहा कि उसके हिसाब से जब तक वो जिंदा है, वो इस बोझ के तले दबे रहेगा कि हर बार ये पैसे बढ़ेंगे, उसे देखना है, और कल को नौकरी हो ना हो उसे पता नहीं। और फिर उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि अगर तुम सुसाइड भी कर लोगे, मर जाओगे, तुम्हारे परिवार वालों से पैसे ले लेंगे, क्योंकि बहू वसीयत में, हिस्से में मेरे भी आएगा कुछ। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो धीरे धीरे वो टूट गया। फिर उसने एक दिन तय किया कि जो पैसे मैं दे रहा हूँ अपनी पत्नी को, और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ अदालतों में हो रहा है, इस चेन को तोड़ना है, इसे रोकना है। मेरे पैसे का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ क्यों?
तो इसे कैसे रोकें। फिर उसने वही गलत फैसला लिया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जान देना कोई हल नहीं। लेकिन इसके बाद 9 अक्टूबर आया, बल्कि 9 दिसंबर, 2 दिन पहले की बात है। बेंगलुरु के अपने उसी कमरे में वो बैठता है, सामने उसके लैपटॉप है, कान में हेडफोन है, और वो बोलना शुरू करता है। 1 घंटा 21 मिनट 40 सेकंड तक बोलता है। हर चीज़ अपनी हर छोटी सी कहानी बताता है, 5 किरदार, उसके बाद छठे किरदार का नाम बताता है, और फिर कहता है कि अब ये सब करने के बाद मैं मेल भी करूँगा, सारे प्रूफ भी दूंगा, अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को भी भेजूंगा। उन जज साहिबा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लीजिए, कंप्लेंट भी मेल से सुप्रीम कोर्ट को भेजा। फिर उसके बाद कहता है कि जिस उम्र में मुझे अपने बुजुर्ग माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर जा रहा हूँ। ये सारी रिकॉर्डिंग के बाद वो कहता है कि बस इसके बाद मैं अपने परिवार से, फैमिली से फ़ोन पे बात करूँगा, और उसके बाद थोड़े से काम निपटाऊँगा, और फिर मुक्ति पाऊँगा। और आप लोग जो सुन रहे हैं, आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, थैंक यू। और ये कहकर वो अपनी कहानी ख़त्म कर देता है। लेकिन इस कहानी को ख़त्म करने से वो पहले अपनी 12 ख्वाहिशें बताता है। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी 12 इच्छाएँ, द लास्ट विशेस, जो पूरी हो जाए तो बेहतर है। अब अतुल सुभाष की पहले वो 12 ख्वाहिशें सुन लीजिए जो उसने बताई हैं कि वो क्या चाहता है। उसकी पहली ख्वाहिश ये है कि उसके रिलेटेड, उसकी और उसकी वाइफ से रिलेटेड जो भी 9 केस अदालत में पेंडिंग है, उस केस की सुनवाई लाइव हो, लोगों के सामने, न्यूज़ चैनल पर नहीं, लोगों के सामने लाइव हो, और लोग जान सकें कि इस केस की सच्चाई क्या है। उसकी दूसरी ख्वाहिश कि मेरे जो मरने से पहले मैंने 23 पन्नों का नोट लिखा, और जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 घंटा 21 मिनट और 40 सेकंड का, इसे कोर्ट एक एविडेंस की तरह एक्सेप्ट करे, इसे अदालत मेरे इस केस की सुनवाई के दौरान एक सबूत माने। ये दूसरी ख्वाहिश है। उसकी तीसरी ख्वाहिश है कि चूंकि जौनपुर की वो महिला जज रीता कौशिक जिस फैमिली कोर्ट में है जहाँ पे ये मामला चल रहा है, उसने कहा कि उन्होंने मुझसे भी घूस मांगने की कोशिश की, इस केस का सही फैसला नहीं होगा, इस केस पे असर पड़ेगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये केस यूपी के जौनपुर से ट्रांसफ़र कर बेंगलुरु के कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। और अतुल के हिसाब से बेंगलुरु के कोर्ट में शायद उसे इंसाफ मिल जाएगा। तो तीसरी ख्वाहिश है कि इस केस को ट्रांसफ़र कर बेंगलुरु ले जाया जाए जौनपुर से। उसकी चौथी ख्वाहिश है कि उसके बेटे को, जिसकी उम्र अब लगभग 2 साल के करीब हुई होगी, उसकी बीवी ढंग से पाल नहीं सकती, उसे संस्कार नहीं दे सकती, इसलिए उसके बेटे को उसके माँ बाप को सौंप दिया जाए, और उसके बेटे की कस्टडी उसके बुजुर्ग माँ बाप लें, और फिर उसका भाई उसे संभाले। उसकी 5वीं ख्वाहिश ये थी कि उसकी मौत के बाद उसकी लाश को उसकी पत्नी या उसके घर वाले, उसके सास साले, बाकी जो भी रिश्तेदार हैं उसके ससुराल के, छूना तो दूर, कोई डेड बॉडी के करीब भी ना आए। ये उसकी 5वीं ख्वाहिश थी। छठी ख्वाहिश ये है कि जब तक उसे सताने वालों को सज़ा न मिल जाए, यानी उसके यही जो 6 नाम दिए, और अगर सज़ा देने में अदालतें नाकाम हो जाए, तो फिर मेरी अस्थियों को किसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। 7वीं ख्वाहिश उसने ये जताई है कि मेरे गुनहगारों को मैक्सिमम सज़ा दी जाए। हालांकि मुझे अपने देश के लीगल सिस्टम पर यकीन नहीं है। ये 7वीं है। 8वीं ख्वाहिश ये है कि मेरे माँ बाप को मेरे जाने के बाद झूठे केसों में न फंसाया जाए। 9वीं ख्वाहिश ये है कि मेरे जाने के बाद मेरे गुनहगारों से, यानी मेरी पत्नी, मेरे सास या सालों से कोई नेगोशिएशन ना की जाए, कोई बातचीत ना की जाए, कोई समझौता ना किया जाए, उन्हें सिर्फ सज़ा दी जाए। 10वीं ख्वाहिश अतुल की ये है कि मेरी मौत के बाद अगर मेरी वाइफ इस केस को, जो 9 केस अदालत में है, वापस लेने की अर्जी डाले, तो उसकी अर्जी को मंजूर न की जाए, ये केस वापस न लिया जाए तब तक, जब तक कि वो पत्नी अदालत के अंदर जाकर ये ना कहे कि ये सारे केस झूठे हैं जो मैंने दायर किए। 11वीं ख्वाहिश उसकी ये है कि अब मुझे पता है कि मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर अदालत जाएगी। पिछले 2 सालों में वो कभी अपने बेटे को लेकर अदालत नहीं आई, इसलिए कि उसे पता था वो बेटे को अदालत लाएगी तो एक बाप बेटा सा मिल सकता है।
लेकिन बाप से बेटे को दूर रखने के लिए वो उसे कभी अदालत नहीं लाई, लेकिन मेरी मौत के बाद वह बेटे को अदालत लेकर जाएगी सिंपैथी के लिए, हमदर्दी के लिए। तो उसने कोर्ट से गुजारिश की है कि ऐसे किसी ड्रामे को उसकी पत्नी को इजाज़त न दी जाए। आखिरी ख्वाहिश उसकी 12वीं ख्वाहिश उसने लिखा और जताया कि जबरन वसूली और इस केस मुकदमे अदालतों के चक्कर में अगर उसके माँ बाप को सताए जाने का ये सिलसिला अगर आगे भी मेरे जाने के बाद जारी रहे तो हो सकता है मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप कोर्ट के पास जाएं और कहें कि आप हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, यानी हमें खुद मरने की इजाज़त दे दीजिए कानूनी तरीके से। तो उसने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप न सिर्फ मेरे माँ बाप को बल्कि इस देश के तमाम पतियों को फॉर्मली औपचारिक रूप से मार डालें, क्योंकि न्यायपालिका या जुडिशरी के इतिहास में अब ये एक काले युग की शुरुआत है। तो 12वीं ख्वाहिश कुल मिलाकर ये है कि अगर उसके माँ बाप जाएं इस परेशानी में और कहें कि हमें इच्छा मृत्यु दे दें तो दे देनी चाहिए। ये 12 ख्वाहिश अतुल ने लिखी। अब इनमें से एक ख्वाहिश उसकी आधी पूरी भी होगी। कमाल देखिए, मतलब उसके मरने के 48 घंटे के अंदर अंदर पूरी भी हो गई। वो ख्वाहिश ये है कि जो कहा कि उसने उनके गुनहगारों को सज़ा ना दी जाए, तो बेंगलुरु पुलिस ने एक FIR दर्ज किया। अतुल को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में ये FIR दर्ज हुआ है। इस FIR में नाम है अतुल की पत्नी, अतुल की सास, अतुल के साले और अतुल के चाचा। 6 नाम में से ये 4 नाम थे। इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज है, इन चारों के FIR में नाम है। लेकिन इस FIR में जज साहिबा का नाम नहीं है, इस FIR में उनके पेशकार का नाम नहीं है। तो क्या अतुल जो इतनी सारी बातें कह गया कि मुझे अपने इस लीगल सिस्टम पर भरोसा नहीं है, कानून और इंसाफ के नाम पर सब मजाक है, तो ये FIR उसके इस यकीन को पुख्ता करती है। क्योंकि अगर इल्ज़ाम सब पर है और इल्ज़ाम बराबर है और ये आखिरी दस्तावेज है उसके मौत से पहले, तो फिर भेदभाव क्यों? 4 लोगों के खिलाफ तो आपने नामजद FIR लिख लिया, लेकिन जो इस पूरे नोट में आरोपी नंबर 1 जिसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है और जिसका नाम पहले नंबर पर है, यानी वो महिला जज, उनका नाम FIR में नहीं है। उन महिला जज का जो पेशकार, उनका नाम FIR में नहीं है। तो क्या मजाक है? ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो वो सही है। हमारा कानून यही सिखाता है, कहता है। लेकिन कम से कम आप नाम लिखकर जांच तो करेंगे, और अगर नहीं तो फिर इन चारों का नाम क्यों लिखा? अगर वो नहीं सही था तो इन चारों के नाम को भी पहले आपको जांच करनी चाहिए, फिर इनके नामजद FIR होनी चाहिए। अगर आप इन चारों के डाल रहे हैं और उन 2 को छोड़ रहे हैं तो फिर सवाल तो उठता है कि क्या बड़े लोग, पावरफुल लोग या खुद जुडिशरी का जो हिस्सा है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेने से डरती है? ये FIR में नाम ना होना तो सवाल उठाएगा। अब आइए दूसरी इसी के पहलू पर। दूसरा पहलू ये है कि इस जो ख्वाहिश जताई है, और वो बड़ा एक सुलगता सवाल है कि अगर मुझे इंसाफ न मिला तो किसी कोर्ट के बाहर के गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। अगर अतुल को वाकई इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या उसका परिवार ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगा? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, कचोटने वाला। और उससे ही बड़ा सवाल ये है कि जिस चीज़ के लिए अतुल ने यह दुनिया छोड़ी, क्या उसके जाने के बाद उसे इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि हमारे देश का जो कानून है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि किसी को मरने के लिए उकसाने का, उसमें आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई है। मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक का है इसमें, कि अगर किसी को मौत के लिए उकसाने का मामला साबित हो जाए तो 10 साल की सज़ा, जेल है। लेकिन किसी को सज़ा ही नहीं होती। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फ़ैसला, कुछ वक्त पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि अगर कोई शख्स अपनी जान दे रहा है और अगर किसी का नाम भी लेकर जा रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसकी वजह से उसकी जान गई, तब तक जब तक कि ये इस्टेब्लिश या साबित ना हो जाए कि जब उसने जान दी तो क्या अगर उसने फंदा लगाकर वो मरा तो क्या वो रस्सी वो सामने वाला ला कर दिया था, अगर गोली मारता है तो क्या पिस्टल या बंदूक उसने ला कर दिया, अगर चाकू मारता है तो क्या चाकू वो उसने ख़रीद कर दिया, और क्या उस वक्त को उसके सामने खड़ा था, मौजूद था। अगर डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ता है तो फिर उसको जिम्मेदार और कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर किसी के बीच में झगड़ा हो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, और कोई एक उसमें से बाद में अपनी जान दे दे,
तो वो रीज़न को आप नहीं बता सकते कि इस झगड़े की वजह से और इस लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद वो डिप्रेशन में या गुस्से में था और उसने कर लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर वो फ़ौरन करता है उसी झगड़े के वक्त, तब तो हम मानेंगे, लेकिन झगड़ा आधे घंटे पहले हुआ, वो मर्द 2 घंटे बाद रहा, तो हम नहीं मानेंगे। तो ये इतना पेचीदा कानून है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर कि इसीलिए इसमें सज़ा नहीं होती। तो सवाल ये है कि क्या अतुल, जो जाते जाते अब एक चर्चा छोड़ गया पूरे देश में, एक पति की मौत का जो शोर इस वक्त है पूरे देश में, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? मिल पाएगा या फिर कोर्ट के सामने किसी गटर में उसकी अस्थियों को बहाने की नौबत आएगी? सोचिएगा जरूर। मेरी नहीं, आज चूंकि अतुल ने अपनी आखिरी कहानी सुनाई, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आज की कहानी में इतना ही, बल्कि ये कहूँगा कि अतुल की कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।